हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके नर्सिंग क्लासेस के एमसीक्यू सेशन में। आज हमारी सेकंड क्लास है एमसीक्यू पे। तो ये जो एमसीक्यू है वो स्पेशल एसजीपीजीआई और नोट सेट 2022 को लेकर हम स्टार्ट किए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देख ले। आज का पहला क्वेश्चन है, ए नर्सिंग इंस्ट्रक्टर आस्क ए नर्सिंग स्टूडेंट टू डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग इरेथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट इनटू द आई ऑफ neonate. The instructor determined that the student need to research this procedure further if student state. अगर एक नर्सिंग इंस्ट्रक्टर एक नर्सिंग स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट के बारे में कि आई के अंदर न्यूनेट में क्यों ये एडमिनिस्टर किया जाता है, तो नर्सिंग इंस्ट्रक्टर कब डिटरमाइन करेगा कि भाई इस स्टूडेंट को और फर्दर एजुकेशन की नीड है। कौन सी मतलब स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट गलत दे रहा है स्टूडेंट तभी तो कोई अलग से नॉलेज की जरूरत पड़ेगी उसको देने की। अगर वो सभी बातें सही बताएगा तो अलग से कुछ नॉलेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो गलत स्टेटमेंट देता है उस टाइम नर्सिंग इंस्ट्रक्टर है उसको कोई सलाह देगा। तो आप समझे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि भाई कोई स्टूडेंट अगर कोई गलत ऑप्शन चूज कर रहा है, कोई गलत ऑप्शन बता रहा है, तब अपन उसको सलाह देंगे। तो जो जो राइट है तो उसका मतलब वो तो सही है, जो गलत स्टेटमेंट दे रहा है वहां पे उसको नीड पड़ेगी। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, आई विल क्लीन द न्यूनेट आई बिफोर इंस्टॉलिंग ऑइंटमेंट। ठीक है। ऑप्शन बी, आई विल फ्लश द आई आफ्टर इंस्टॉलिंग द ऑइंटमेंट। ऑप्शन डी सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी, आई विल इंस्टॉल द आई ऑइंटमेंट into each of neonate conjunctival sac within 1 hour after birth. ऑप्शन डी की तरफ देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट may be delayed until an hour or so after birth so that eye contact and parent infant attachment and bonding can occur. तो इनमें से बताओ गलत ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन गलत ऑप्शन पूछ रहे हैं। ठीक है, आप सभी आंसर बताओ। तो मैं बारी बारी से ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर आएगा, आई विल फ्लश द आई आफ्टर इंस्टॉलिंग द ऑइंटमेंट, कि मैं आंख पे ऑइंटमेंट डालने के बाद में तुरंत उसको फ्लश कर दूंगा। ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। अगर स्टूडेंट ये कहता है कि मैं जैसे इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट आंख में डाला उसके बाद में तुरंत उसे फ्लश कर दूंगा, यही तो गलत ऑप्शन है। क्योंकि जैसे फ्लश करेगा जो ऑइंटमेंट है वो तो वहां से धुल जाएगा और जो उसका काम था वो काम हो नहीं पाएगा। इस वजह से राइट आंसर क्या होगा, बी। ऑप्शन ए की तरफ देख लेते हैं दोस्तों, आई विल क्लीन द न्यूनेट आई बिफोर इंस्टॉलिंग ऑइंटमेंट। जो भी ऑइंटमेंट डाले उससे पहले उसको क्लीन कर सकते हैं। ये सही बात है बिल्कुल। ऑप्शन सी देख लेते हैं, आई विल इंस्टॉल द आई ऑइंटमेंट इनटू ईच ऑफ न्यूनेट कंजक्टिवाइल सैक विद इन 1 आवर आफ्टर बर्थ, कि 1 घंटे के बाद में, विद इन 1 घंटे में वहां पे आई की जो कंजक्टिवाइल सैक है उसके अंदर ये ऑइंटमेंट डालेंगे। ठीक है, ये भी सही है कि आई ऑइंटमेंट है वो डिले कर सकते हैं 1 घंटे के लिए। अगर मतलब बच्चे का और पेरेंट के बीच में कोई बॉन्ड अगर एस्टेब्लिश करना है तो उसमें ये 1 घंटे मतलब डिले भी कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शन सही है। लेकिन जो ऑप्शन बी है कि मैं ऑइंटमेंट डाला तुरंत उसके बाद फ्लश कर दिया, ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। ठीक है, और बात कर लेते हैं इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट की। इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट क्यों दिया जाता है। बच्चे में एक डिजीज कंडीशन होती है, ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम। ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम एक कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई थी जब अपन ने आई एग्जामिनेशन किया था। उस टाइम पे जो ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम है इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, जिम्मेदार बैक्टीरिया क्या है, इसका जिम्मेदार बैक्टीरिया है नाइजेरिया गोनोकोकाई। नाइजीरिया गोनोकोकाई ये इसका जिम्मेदार
बैक्टीरिया है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन ने पढ़ा था, ये इस बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए इरेथ्रोमाइसिन दिया जाता है। और ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम मोस्ट कॉमन आई इन्फेक्शन है। किसी भी न्यूबॉर्न में मोस्ट कॉमन आई इन्फेक्शन क्या होता है? ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम। इसका जिम्मेदार बैक्टीरिया क्या है? नाइजीरिया गोनोकोकाई। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इरेथ्रोमाइसिन। तो अपन ने पढ़ लिया कि ये क्यों दिया जाता है। एक और आई इन्फेक्शन देखने को मिलता है, एक सेकंड इन्फेक्शन और देख लेते हैं। आई इन्फेक्शन, एक सेकंड इन्फेक्शन होता है नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। ये इस क्वेश्चन से रिलेशन नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस। ये दो प्रकार के इन्फेक्शन अपन ने पढ़ लिए, ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम और नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। तो अपन ने पढ़ा कि इरेथ्रोमाइसिन जो ऑइंटमेंट है वो क्यों दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ए बेबी इज बोर्न प्रेसिपिटेसली इन द ईआर। ईआर क्या है यहाँ पे? इमरजेंसी रूम। द नर्स इनिशियल एक्शन शुड बी। किसी बच्चे ने इमरजेंसी रूम में जन्म लिया है, तो नर्स का इनिशियल एक्शन क्या होगा? ठीक है, क्या होगा या क्या हो सकता है? ठीक है, इमरजेंसी रूम में तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एस्टेब्लिश एन एयरवे फॉर द बेबी। ऑप्शन बी है असरटेन द कंडीशन ऑफ द फंडस। ऑप्शन सी है क्विकली टाई एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड। ऑप्शन डी है मूव मदर एंड बेबी टू द ब्रीथिंग यूनिट। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्टेब्लिश एन एयरवे फॉर द बेबी। तो जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई कोई बेबी है, उसने जन्म लिया है इमरजेंसी रूम में, इमरजेंसी रूम में जन्म लिया है, तो उस नर्स का इनिशियल एक्शन क्या होगा? तो अपन ने पढ़ा है सबसे पहले इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन करते हैं किसी बच्चे के लिए। तो बच्चे में एयरवे स्टार्ट करेंगे। कैसे एयरवे स्टार्ट करेंगे? बच्चे को थोड़ा सा पेनफुल स्टिमुलेशन देंगे, जिससे बच्चा क्राई करे और रेस्पिरेटरी ट्रैक खुल जाए, ओपन हो जाए और एयरवे स्टार्ट हो जाए बच्चे में। ठीक है, ये बात की कंडीशन है। अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, ये सभी बात की कंडीशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लिया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन परफॉर्मिंग ए न्यूबॉर्न असेसमेंट द नर्स शुड मेजर द वाइटल साइन इन फॉलोइंग सीक्वेंस। अब ये बात कर रहा है कि वाइटल साइन करें। वाइटल साइन को अपन कौन सी सीक्वेंस में मेजर करने वाले हैं एक न्यूबॉर्न में? ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर। ऑप्शन बी है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। ऑप्शन सी है रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, पल्स। ऑप्शन डी है रेस्पिरेशन, पल्स, टेम्परेचर। मैंने ये बता भी रखा है, एबगर स्कोर में बताया था। आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है। ठीक है, सभी इसका राइट आंसर बताएंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि सीक्वेंस क्या है वाइटल साइन असेस करने की, वाइटल साइन मेजर करने की सीक्वेंस क्या होती है। तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था RPT। ठीक है, R से रेस्पिरेशन, P से पल्स, T से टेम्परेचर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सबसे पहले रेस्पिरेशन असेस करते हैं बच्चे में। रेस्पिरेशन मेजर करने का कारण क्या है कि रेस्पिरेशन असेस करने के लिए, रेस्पिरेशन मापने के लिए बच्चे को टच नहीं करना पड़ता। अगर मैं सबसे पहले मानो टेम्परेचर चेक करने गया, टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर की नीड पड़ेगी, बच्चे को वो टच करेगा, इससे इरिटेशन हो सकती है। जैसे इरिटेशन होगी बच्चा क्राई करेगा, क्राई करेगा तो क्या होगा? रेस्पिरेशन बढ़ जाएंगे। सेम यही कंडीशन पल्स के लिए होगी। पल्स चेक करने के लिए बच्चे को टच करना पड़ेगा, टच करेंगे तो बच्चा रोना स्टार्ट कर देगा और रेस्पिरेशन काउंट गलत हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? रेस्पिरेशन चेक करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये बात कर रहा है विद इन 3 मिनट आफ्टर द बर्थ द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ इन्फांट में रेंज बिटवीन। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार। इसको अपन 2 स्टार, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इजी क्वेश्चन आपको पता है एग्जाम में आते हैं 40%। वो 40% आपके बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, वो सिलेक्शन करवाते हैं। अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेने में सबसे बड़ा रोल होता है इजी क्वेश्चन का, क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं वो तो 50% सभी के गलत होते हैं, लेकिन जो इजी क्वेश्चन सारे सही करता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो विद इन 3 मिनट, 3 मिनट के बाद जो नॉर्मल हार्ट रेट क्या होगी एक इन्फांट की। ऑप्शन ए देख लेते हैं, 100 से 180, ऑप्शन बी 130 से 170, ऑप्शन सी 120 से 160, ऑप्शन डी 100 से 130। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 120 से 160। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टू हेल्प लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरबिलिरुबिनेमिया इन द नियोनेट द प्लान ऑफ केयर शुड इंक्लूड। हाइपरबिलिरुबिनेमिया क्या होता है? ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाना, इंक्रीज लेवल। तो लिमिट करने में जो हेल्प करेगा, ठीक है, इस कंडीशन को लिमिट करने में, जो ब्लड के अंदर बिलिरुबिन बढ़ा है उसको लिमिट करने में जो हेल्प करेगा, किसमें? नियोनेट में। तो अपना नर्सिंग केयर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, मॉनिटरिंग फॉर द पासेज ऑफ म्यूकोनियम ईच शिफ्ट। अपन मॉनिटर करने वाले हैं म्यूकोनियम को ईच शिफ्ट में, ठीक है। ऑप्शन बी, इंस्टीट्यूटिंग फोटोथेरेपी फॉर 30 मिनट एवरी 6 आवर। हर 6 घंटे में 30 मिनट फोटोथेरेपी देने वाले हैं। ऑप्शन सी, सब्स्टिट्यूटिंग ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फॉर्मूला। ब्रेस्ट फीडिंग से फॉर्मूला फीडिंग की तरफ जाने वाले हैं 2nd डे आफ्टर बर्थ में। ऑप्शन डी, सप्लीमेंटिंग ब्रेस्ट फीडिंग विद ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर। मैंने ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट जो एमसीक्यू क्लास हुई थी उसमें भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, तो आपको सभी को इसका आंसर आता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मॉनिटरिंग द पासेज ऑफ म्यूकोनियम ईच शिफ्ट। जो म्यूकोनियम है, जो बच्चे का जो फर्स्ट में जो म्यूकोनियम बन रहा है, फिकल बन रहा है, उसके थ्रू ही बिलिरुबिन एक्सक्रीट होगा, ठीक है। उसके थ्रू ही बिलिरुबिन धीरे धीरे एक्सक्रीट होगा। अगर म्यूकोनियम पास नहीं कर रहा है तो हो सकता है बिलिरुबिन रीएब्जॉर्ब हो जाए। तो अपने क्या मॉनिटर करना है? पासेज ऑफ म्यूकोनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एक्शन बेस्ट एक्सप्लेन द मेन रोल ऑफ सर्फेक्टेंट इन द नियोनेट। नियोनेट के अंदर सर्फेक्टेंट का क्या मेन रोल है, ठीक है, क्या मेन रोल है? बेस्ट एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करता है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सर्फेक्टेंट क्या होता है? जो एक सर्फेक्टेंट क्या होता है नियोनेट के अंदर? जो एल्वोलाई में जो सरफेस टेंशन को मेंटेन करता है, ठीक है। ऑप्शन ए देख ले, असिस्ट विद सीलरी बॉडी मैच्योरेशन ऑफ अपर एयरवे। ऑप्शन बी, हेल्प मेंटेन ए रिदमिक ब्रीथिंग पैटर्न। ऑप्शन सी, प्रॉम्प्ट क्लियरिंग म्यूकस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक। ऑप्शन डी, हेल्प द लंग्स रिमेन एक्सपेंडेड आफ्टर इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग। पिछली जो एमसीक्यू क्लास हुई थी उसमें ये सर्फेक्टेंट भी आया था। हमने आपको बताया था 30 to 34 वीक में सर्फेक्टेंट डेवलप होता है। इससे पहले जब बच्चा होता है, वो अगर प्री मैच्योर बच्चा हो रहा है तो उसके अंदर सर्फेक्टेंट डायरेक्ट एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू सीधे लंग्स के अंदर दिया जाता है। ये सब ये अपन ने पढ़ा था। तो सर्फेक्टेंट का रोल मैं उस टाइम बताया था कि सर्फेक्टेंट क्या करता है? जो सरफेस टेंशन होती है एल्वोलाई की उसको मेंटेन करता है। अगर एक्सप्रेशन कर रहा है उस टाइम पे उसको एक्सपैंड करने में हेल्प करता है। तो ये हेल्प करता है रिमेन एक्सपैंड आफ्टर इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द नर्स इज अवेयर दैट ए नियोनेट ऑफ ए मदर विद डायबिटिक, ठीक है। किससे अवेयर होना चाहिए? अगर एक नियोनेट है वो डायबिटिक मदर का नियोनेट है, इज रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन, कौन सा कॉम्प्लिकेशन उसको हो सकता है, कौन सा कॉम्प्लिकेशन उस न्यूनेट में देखने को मिल सकता है अगर वो बच्चा डायबिटिक मदर का है तो, ठीक है। ऑप्शन ए, एनीमिया हो सकता है। ऑप्शन बी, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ऑप्शन सी, नाइट्रोजन लॉस हो सकती है। ऑप्शन डी, थ्रोम्बोसिस हो सकता है। इसका आंसर बताओ सभी लोग।
सभी लोग इसका आंसर बताओ। इसका राइट आंसर होगा हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी। तो जो कोई मदर जब डायबिटिक होती है प्रेगनेंसी टाइम में, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर इंसुलिन, इंसुलिन का भी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जैसे कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी में इंसुलिन बढ़ता जाएगा, और इंसुलिन जो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में भी जाता जाएगा। इंसुलिन धीरे धीरे बच्चे में जा रहा है, लेकिन आफ्टर बर्थ वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा इंसुलिन के लेवल को, और बच्चे के अंदर क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। बच्चे के अंदर अगर इंसुलिन अपने शरीर में ज्यादा है और ग्लूकोज का लेवल कम है तो धीरे धीरे क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ए क्लाइंट हैज जस्ट गिवन बर्थ एट 42 वीक्स gestation, which assessing the neonate, which physical finding is expected। कौन सी फिजिकल फाइंडिंग एक्सपेक्टेड है, कौन सी फिजिकल फाइंडिंग मतलब मिल सकती है अगर एक 42 वीक पे कोई बच्चा हुआ है। कैसा होगा, ऑप्शन ए स्लीपी लेथार्जी बेबी, ठीक है, एक स्लीपी लेथार्जी बेबी होगा। ऑप्शन बी लैंग्वो कवरिंग द बॉडी। ऑप्शन सी डिस्क्यूमेशन ऑफ द एपिडर्मिस। ऑप्शन डी वर्निक्स कैसियोसा कवरिंग द बॉडी। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है, खाली कॉन्सेप्ट की बात है, आप इसको बिल्कुल आसानी से राइट कर सकते हो। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द एपिडर्मिस। अगर कोई 42 वीक के बाद में, 42 वीक या 42 वीक के अगर बाद में है, वो पोस्ट टर्म है, पोस्ट टर्म बेबी होगा, तो पोस्ट टर्म बेबी में धीरे धीरे एपिडर्मिस थोड़ा थोड़ा सा रेडिस रेडिस दिखने लग जाएगा। ठीक है, वही कह रहा है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हल्का हल्का उतरा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब ऑप्शन अदर ऑप्शन देख लेते हैं। स्लीपी लेथार्जी बेबी, ये तो इससे बिल्कुल अलग है। लैंगो और वर्निक्स कैसियोसा, ये क्या होता है ये देख ले। लैंगो क्या होता है, लैंगो क्या होता है, लैंगो जो होता है वो एक फाइन हेयर होते हैं, फाइन हेयर होते हैं। ये छोटा बेबी जो न्यूनेट होता है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, वो पूरी बॉडी कवर करके रखते हैं। ठीक है, वो होते हैं लैंगो। और जो वर्निक्स कैसियोसा, वर्निक्स केशिया क्या होता है, एक क्रीमी येलो कलर की एक पूरी मतलब नेचुरल कवरिंग होती है बेबी में, जो कि मतलब बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे। जैसे कि वो टेम्परेचर का रेगुलेशन करती है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट का काम करती है, टेम्परेचर रेगुलेशन कर दिया, एक लुब्रिकेशन का काम करती है। लुब्रिकेशन, अगर जब बर्थ कैनाल के अंदर क्या लुब्रिकेशन काम, बर्थ कैनाल के अंदर एक लुब्रिकेशन का काम कर रही है वर्निक्स कैसियोसा, टेम्परेचर रेगुलेशन कर रही है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट का काम कर रही है। ठीक है, ये सारे काम कर रही है, मॉइस्चर कर रही है बेबी की स्किन को, ये सभी वर्निक्स कैसियोसा करती है। और लैंगो का पूरी बॉडी के ऊपर हेयर है। वो कब होते हैं, वो होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे। अगर नॉर्मल डिलीवरी है उस टाइम पे ये दोनों चीजें देखने को मिलती है। अगर प्री टर्म होता है उसके अंदर भी हो सकता है मिल जाए, लेकिन पोस्ट टर्म बेबी के अंदर धीरे धीरे वर्निक्स कैसियोसा धीरे धीरे शरीर से गायब होने लग जाती है, धीरे धीरे ये खत्म होने लग जाती है। लैंगो भी धीरे धीरे बॉडी से डिसअपियर होने लग जाती है। लेकिन जो उसके साथ में एपिडर्मिस का जो धीरे धीरे वो भी स्किन उतरने लगती है। तो पोस्ट टर्म बेबी है, उसमें सी ऑप्शन की तरफ अपन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। न्यूनेट ऑफ मदर विद डायबिटिक आर एट रिस्क ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग बर्थ। ऑप्शन ए एटलेक्टेसिस, ऑप्शन बी माइक्रोसेफेली, ऑप्शन सी न्यूमोथोरेक्स, ऑप्शन डी माइक्रोसोमिया। ठीक है, हमें पता होना चाहिए एटलेक्सिस क्या होता है, माइक्रोसेफेली क्या होता है, न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, माइक्रोसोमिया क्या होता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डायबिटिक मदर है, उसका बेबी अगर है तो उसको कौन सी कॉम्प्लिकेशन बर्थ टाइम पे देखने को मिल सकती है।
आपको पता है एटलेक्सिस न्यूमोथोरेक्स, ये जो कंडीशन है ये तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है। और माइक्रोसेफेली क्या है, जो मस्तिष्क है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, वो साइज में छोटा है। और माइक्रोसोमिया क्या है कि उसका साइज बड़ा है। अगर बच्चे में लगातार ग्लूकोज जा रहा है, ठीक है, अगर लगातार ग्लूकोज और इंसुलिन जा रहा है तो बच्चे का साइज कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि डायबिटिक मदर है, डायबिटिक मदर है तो बच्चे के अंदर भी ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों जा रहे हैं तो उसका साइज क्या होगा, बड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए नियोनेट हैज बीन डायग्नोस्ड विद कपेट सक्सेसिडिनम, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस कंडीशन। अपन ने कपेट सक्सेसिडिनम और सिफिल हेमाटोमा पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन किसी का भी गलत होना नहीं चाहिए। ऑप्शन ए, इट यूजुअली रिजोल्व इन 3 to 6 वीक। ठीक है, क्या ये सही बात है? ऑप्शन बी, इट डज नॉट क्रॉस द क्रेनियल सुचर लाइन। ऑप्शन सी, इट इज ए कलेक्शन of blood between the skull and periosteum. Option D, it involve swelling of tissue over the presenting part of presenting head. अपन ने पढ़ा था कैपेट सक्सिडिनम। ठीक है, ये एक कैप है, एक एडिमा का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन सी गलत हो गया क्योंकि ये इसमें बता रहा है कि ये ब्लड कलेक्शन हो रहा है इसके अंदर ब्लड नहीं फ्लूइड कलेक्शन होता है। ये गलत हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, यह कितने दिन में रिजोल्व होता है? ये 72 आवर्स में रिजोल्व होता है। ये क्या कह रहा है, 3 to 6 वीक। ये भी गलत हो गया। ये क्या करता है, ये कहाँ कहाँ होता है? ये होता है पेरियोस्टियम और स्कल के बीच में। तो पेरियोस्टियम अपन ने पढ़ा था, जो ये बोन है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ये होती है पेरियोस्टियम और ये स्कल होती है। तो एक दूसरे के जो सूचर लाइन है, सूचर लाइन क्रॉस कर सकता है। और ये ऑप्शन बी क्या कह रहा है, इट डजंट क्रॉस द सूचर लाइन। ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अपन ने पढ़ा था यह स्वेलिंग होती है टिश्यू ओवर द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ प्रेजेंटिंग है। जो हेड जब सबसे पहले आ रहा है, जो रिंग नुमा संरचना बताई थी अपन ने, वहां बार बार दबाव डल रहा था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वेजोडाइलेशन, उससे फ्लूइड निकल रहा था। फ्लूइड निकल के वो आपस में पेरियोस्टियम और स्कल के बीच में भर गया था। ये अपन ने पढ़ा था, ये सभी को याद होगा। तो इसका ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगर ये पीडीएफ विद रैशनल आप सभी को चाहिए, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूं, ये अपनी पीडीएफ है विद रैशनल। ठीक है, ये विद रैशनल पीडीएफ है। ठीक है, अगर ये पीडीएफ विद रैशनल चाहिए तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और हमारे इन नंबरों पे करें व्हाट्सएप। ठीक है, धन्यवाद।